जय हिंद दोस्तों, मैं प्रेम नैनीवाल एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। और दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 13 का ही पार्ट 2। तो चैप्टर जो 13वां हमारा अध्याय है उसका आज हम दूसरा भाग करने जा रहे हैं, गति और समय। दोस्तों अब तक हमने इस चैप्टर में देखा गति के बारे में, वस्तु की चाल के बारे में, मंद और तीव्र गति कब होती है ये सब हमने जाना। लेकिन आज हम शुरू कर रहे हैं समय का मापन, समय को किस तरीके से मापा जाता है। क्योंकि चैप्टर है गति और समय, तो गति के बाद समय का ही नंबर आता है, तो इसलिए हम आज समय को मापने जा रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे वीडियो देखने से पहले कि आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाके देखें और फिर इसको देखें, ताकि और अच्छे से ये वीडियो समझ में आएगा। और वीडियो को हमेशा पूरा देखें। तो शुरू करते हैं समय का मापन। दोस्तों आजकल हम समय का जो मापन करते हैं वो घड़ी के द्वारा करते हैं। दैनिक जीवन में जो समय के जो छोटे छोटे अंतराल हम मापते हैं, जैसे कि 1 घंटा है, जैसे 1 मिनट है, जैसे 1 सेकंड है, वो सारा का सारा हम घड़ी के द्वारा मापते हैं। और कभी आपने सोचा है कि पुराने ज़माने में बुजुर्ग क्या करते थे समय को मापने के लिए? तो दोस्तों उस समय कोई किसी प्रकार की डिजिटल घड़ी, यानी कि जो अंकन वाली घड़ी होती है वो, या फिर दीवार घड़ी, ये सब नहीं हुआ करती थी। तो उस समय वो क्या करते थे, जैसे कि समय का एक अंतराल है कि 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, वो घड़ियाँ मापती है। तो एक दिन भी क्या है, एक दिन भी समय का ही एक हिस्सा है, 24 घंटे का एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो दिन भी समय को मापने के लिए ही है। अच्छा, 1 महीने की यदि मैं बात करूं तो वो भी समय को मापने के लिए है, ठीक है ना। कि समय, एक दिन का समय हुआ 24 घंटे हुए हैं, 1 महीना यानी कि 30 दिन उसमें हो गए हैं, जैसे कि 1 साल जैसे कि 365 दिन इसमें हो गए। तो दोस्तों ये किस प्रकार से बने, जैसे बुजुर्ग क्या करते थे वहाँ पे, जब ये डिजिटल घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी। अब तो डिजिटल घड़ी है, दीवार घड़ी है, 24 घंटे हुए कि हम कह देंगे 1 दिन हो गया है। लेकिन दोस्तों कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी है, कुछ प्राकृतिक घटनाएं भी है जो एक निश्चित समय अंतराल बाद वापस अपने आप को दोहराती है। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद वापस पुनरावृत्ति करती है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखता हूं और वो है सूर्योदय। और ये सूर्योदय क्या होता है कि 24 घंटों के अंतराल के बाद, 24 घंटों के अंतराल के बाद अपने आप को पुनः दोहराता है, यानी पुनः सूर्य उदय होता है हमारी पृथ्वी के लिए, मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो सूर्योदय 24 घंटे के बाद वापस होता है। तो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच के समयांतराल यानी समय अंतराल को हम 1 दिन का नाम देते हैं, 1 दिन कहते हैं। बुजुर्ग ऐसा ही किया करते थे और बिल्कुल ये है भी, ठीक है ना। अभी तो 24 घंटे माप लिए जाते हैं कि 1 दिन हो गया है, लेकिन एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच का जो अंतराल है वो हमेशा ही 24 घंटे का होता है, उसमें कोई फर्क नहीं है दोस्तों। तो इस समय अंतराल को हम क्या कह देंगे, 1 दिन। और वो भी क्या हो गया, समय को मापने की एक इकाई हो गई, 24 घंटे को मापने का एक सिस्टम हमारे पास हो गया। जैसे मैं आपसे कह दूं सूर्योदय का अलावा एक और घटना है और वो है हमारे पास अमावस्या। बहुत सारी घटनाएं हैं लेकिन मैं कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पे दे पाऊंगा। अमावस्या, दोस्तों अमावस्या भी जो है ग्रहों उपग्रहों की गति के आधार पर टिकी हुई है। तो अमावस्या भी अपने आप को 30 दिन बाद वापस दोहराती है। तो ये भी समय का मापने का एक जो है हिस्सा हो गया, और जिसे हम कह देते हैं कि वो क्या है, 1 माह है। यानी माह भी समय को मापने के लिए, 30 दिनों को मापने के लिए यहाँ पे हमारे पास है। अच्छा, इसके अलावा एक प्राकृतिक घटना और कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में
पूरी करने में जो लगा समय है, लगा समय क्या कहलाता है? वर्ष कहलाता है। जो एक समय के बहुत बड़े हिस्से को मापने के लिए हमारे पास है, यानी कि समय के एक बहुत बड़े हिस्से को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उससे छोटा यदि समय आप लोगों को मापना है तो वो हम मापेंगे कि माह है। अच्छा, माह से छोटा क्या है? दिन। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, जो भी है, 30 दिन पूरे हुए मतलब माह हो गए, ठीक है ना। और 24 घंटे यानी कि दिन के रूप में उसे मापते हैं। उससे छोटा जैसे कि हम घंटे के रूप में समय को मापते हैं। घड़ी जो है समय बताती है, और वो एक जो अंतराल होता है, जैसे 11 से 12 का बीच का ले लीजिए, तो यहाँ तक छोटे वाले जो कांटे को आने में लगा समय 1 घंटा होता है, तो उससे मापते हैं। उससे छोटी इकाई भी हम मिनट को लेते हैं कि उससे छोटा समय मापने के लिए हम मिनट का प्रयोग करते हैं कि 5 मिनट में अभी आया, 10 मिनट में वीडियो खत्म हुआ। तो वो कहानियाँ इस तरीके से होता है। अच्छा, आपके सामने दोस्तों 2 घड़ियाँ बनी हुई है, जिसमें पहली है वो है आपके पास दीवार घड़ी और दूसरी है डिजिटल घड़ी। दोस्तों दीवार घड़ी ये भी विद्युत परिपथ इसके अंदर होता है अभी के ज़माने में, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन इसके अंदर भी एक विद्युत परिपथ है और इसके अंदर भी एक विद्युत परिपथ है। ये दोनों ही विद्युत के माध्यम से चलती है। ये दीवार घड़ी है, और दीवार घड़ी के साथ ही ये जो स्थिति आप इसकी देख रहे हो, ये कहलाती है दोस्तों पेंडुलम। ये है पेंडुलम, जो निश्चित समय अंतराल बाद यानी कि प्रत्येक घंटे बाद ये जो है ध्वनि के साथ ये क्या करता है दोस्तों? दोलन करता है। यानी एक बार में यहाँ तक आता है और दूसरी बार में वहाँ जाता है। इसलिए जब भी आप आवर्त गति पढ़ते हो तो उस समय जब उदाहरण देना है तो वो उदाहरण क्या देना है हमें कि घड़ी के पेंडुलम की गति, जो एक जो है सरल आवर्त गति, जिसे हम कह सकते हैं आवर्त गति कह सकते हैं, वो आवर्ती गति है, पेंडुलम की गति है। तो ये होती है दीवार घड़ी और ये होती है डिजिटल घड़ी। लेकिन पुराने ज़माने में हमारे बुजुर्ग कई सारी घड़ियाँ, जैसे कि जल घड़ी, धूप घड़ी, या फिर जैसे कि नई दिल्ली में बनी हुई है जंतर मंतर में, ठीक है ना, धूप घड़ी, वो समय मापने के लिए पौराणिक काल की, तो अभी है अभी वो भी घड़ी है, जैसे कि धूप घड़ी, जल घड़ी, या फिर हम कह सकते हैं रेत घड़ी भी हुआ करती थी। तो इन घड़ियों से हमारे बुजुर्ग समय मापते थे, और उससे भी पहले ये सारा सिस्टम बना है। और आजकल तो डिजिटल या फिर दीवार घड़ी। ये डिजिटल घड़ी के साथ साथ इस घड़ी को हम अंकन घड़ी भी कहते हैं। अंकन घड़ी, जिसमें समय अंकों में लिखा होता है, और यहाँ तो पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जो है इजी है इसकी बजाय, है ना। तो ये होती है आपकी घड़ियाँ, जिससे आप क्या करते हो? समय को मापते हो। अच्छा, इसकी दोस्तों पेंडुलम की जो आवर्ती गति है, यहाँ से मेरे को एक और बात याद आती है, और वो एक और बात आप लोगों के सामने है सरल लोलक। आपने नाम सुन रखा होगा सरल लोलक का, कि सरल लोलक क्या है। तो बिल्कुल मैं उसी की बात कर रहा हूँ। धातु का एक छोटा सा गोला होता है, और छोटा सा भले ही हो, लेकिन वो धातु का एक ठोस गोला होता है जिसमें वजन होता है ना। और उस धातु के गोले को क्या करते हैं? किसी दृढ़ आधार से लटकाते हैं, धागे से बांधते हैं पहले तो उसको, है ना, और धागे से बांधकर एक दृढ़ आधार से उस धातु के गोले को लटका दिया जाता है, और फिर वो एक विशेष प्रकार की गति करता है और अपनी गति की पुनरावृत्ति भी करता है, जिसे हम कहते हैं कि वो आवर्ती गति है। और वो जो व्यवस्था है वो कहलाती है आपका सरल लोलक। तो पहले मैं इसकी व्यवस्था आप लोगों के सामने बना रहा हूँ। इसकी व्यवस्था ये है, एक दृढ़ आधार ले लीजिए या फिर कोई एक विशेष प्रकार की खूंटी ले लीजिए, और उस खूंटी से एक पतला सा धागा हम बांधेंगे, और धागे के नीचे की तरफ हम क्या करेंगे? एक छोटा सा धातु का इस तरीके का गोला होता है, उस गोले को हम बांध देंगे। और मैंने बोला ये गोला ठोस है, वजनी भी होता है, तो ये गोला हो गया। यहाँ पे कोई धातु का गोला है जिसको हमने लटका दिया है। अब दोस्तों ये जो स्थिति फिलहाल आप देख रहे हो ये सरल लोलक है, और सरल लोलक में ये व्यवस्था सरल लोलक कहलाती है। और ये जो है गोला आप धातु का देख रहे हो, इसे हम कहते हैं गोलक। इसे हम क्या कहेंगे? गोलक। और इस व्यवस्था का नाम है सरल लोलक। सरल लोलक। और हमेशा ही सरल लोलक की गति आवर्ती गति होती है।
तो ये आपने इस सरल लोलक को देखा है, और ये सरल लोलक जो फिलहाल है वो अपनी माध्य स्थिति पर है, माध्य स्थिति पर है, या हम कह सकते हैं वो विराम अवस्था में है। दूसरा, इसके बाद यदि सरल लोलक को क्या करें कि इस तरीके की गति दे, सरल लोलक समझने के साथ हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेगी, जैसे कि आवर्त काल है, ये आपका धातु का गोला मैंने वापस इसको यहाँ पे लटकाया है, और इस धातु के गोले को इस तरीके से मैंने ठोस बना दिया है। अब दोस्तों, ये धातु का गोला जो यहाँ किसी दृढ़ आधार से लटक रहा है, ये इसको दोलन करवाने के लिए इसको यहाँ मैं स्थिति मान लीजिए कोई ए मान लेता हूँ, और यहाँ पर स्थिति में भी मान लेता हूँ। तो अगर इस धातु के गोले को स्थिति ए पे लाकर फिर बिना धक्का लगाए हल्के से इसे छोड़ दिया जाए, तो दोस्तों ये एक प्रकार से दोलन गति करेगा, यानी कि ए से बी की तरफ और बी से वापस ए की तरफ, ए से बी की तरफ चलेगा और बी से वापस ए की तरफ चलेगा जब ये स्वतंत्र अवस्था में लटक रहा हो। तो इस तरीके से ये जो गति है ये इसकी दोलनी गति कहलाती है या फिर इसकी आवर्ती गति कहलाती है। तो ये सरल लोलक का जो सिस्टम है ये अब की बार विराम अवस्था में नहीं है, बल्कि ये क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, ठीक है ना। ये होगा सरल लोलक। अब दोस्तों, जब ये सरल लोलक गति करता है तो ए से बी की तरफ और बी से वापस ए की तरफ, तो एक पूरा चक्कर या फिर हम कह सकते हैं एक दोलन, और एक दोलन करने में लगे समय को इस सिस्टम का, इस सरल लोलक का हम क्या कहते हैं, आवर्तकाल, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए से बी तक और बी से ए तक वापस आने में जो इसका एक चक्कर होता है वो चक्कर इसका एक दोलन कहलाता है, ये बात समझ लीजिए। और एक दोलन के साथ, एक दोलन को करने में लगा समय, जितना समय ये लेता है एक दोलन को पूरा करने में, वो समय इस सरल लोलक का आवर्त काल कहलाता है। तो दोस्तों, एक दोलन की बात हम कर रहे हैं कि एक दोलन क्या है, तो उसके लिए हमें कुछ यूं लिखना है कि माध्य स्थिति से आरंभ करके, माध्य स्थिति से आरंभ करके गोलक को, जैसे कि मैंने बोला कि ये दो धातु का गोला है, इसे हम क्या कहेंगे, गोलक। गोलक को स्थिति ए से बी तक ले जाया जाता है, वह पुनः बी से ए तक आता है। ये पूरा एक दोलन कहलाता है। तो ये बात हो गई एक दोलन के लिए कि माध्य स्थिति से आरंभ करेंगे, इसको पकड़ के ए तक लाएंगे, बिना धक्का लगाए हुए इसे हम छोड़ेंगे हल्के से, तो ये गति करेगा और गति करते हुए बी तक पहुंचेगा और वापस कहाँ तक आएगा, ए तक। तब तक इसका एक दोलन क्या हो चुका होगा, पूरा हो चुका होगा। तो ये होता है एक दोलन। और दूसरा मैंने आपसे बोला कि आवर्तकाल क्या है। आवर्तकाल कैपिटल टी से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक दोलन में लगे समय को, एक दोलन में लगे समय को गोलक का आवर्तकाल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। और इस आवर्तकाल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें, जैसे कि हमने कहीं किसी सरल लोलक को लिया है और उससे हमने लगातार 20 दोलन करवाए हैं और 20 दोलन करवाने में लगे समय को हमने नोट किया है और हमें निकालना है उसका आवर्तकाल। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, हम वहाँ पे यूँ लिखेंगे कि आवर्तकाल जो है, आवर्तकाल इज इक्वल टू दोलनों में लिया गया समय। जब भी हम 20, 30 या जो भी दोलन करवा रहे हैं और तब हमें आवर्तकाल निकालना है, तो दोलनों में लिया गया समय बट्टे हम क्या करेंगे वहाँ पे, दोलनों की संख्या, दोलनों की
संख्या, और इसको हम जैसे ही विभाजित करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, इसका यानी कि सरल लोलक का आवर्तकाल होगा। जैसे हम एक छोटा सा प्रयोग यहाँ पे करते हैं। प्रयोग क्या करते हैं, मैं एक छोटी सी यहाँ पे सारणी बनाने वाला हूँ और उस सारणी के माध्यम से हम क्या करेंगे, एक गोलक का आवर्तकाल यहाँ पे निकालेंगे बार बार, यानी कि उसके 3 से 4 प्रेक्षण हम लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ये सारणी बना रहा हूँ और इस सारणी के पहले बॉक्स में लिखेंगे 20 दोलन हम यहाँ पे करने वाले हैं। 20 दोलन करवा के हम उसकी जो है रीडिंग नोट करेंगे। तो 20 दोलन में लिया गया समय और वो समय हम सेकंड के रूप में यहाँ पर लिखेंगे, वो समय होगा। और फिर हम उसका फाइंड आउट करेंगे, क्या, आवर्तकाल t, और वो भी हम इसका निकालेंगे सेकंड में। हम यहाँ पर सारणी में पहली रीडिंग यहाँ लिखने वाले हैं और यहाँ हम दूसरी रीडिंग लिखने वाले हैं और इसी के साथ हम यहाँ पर तीसरी रीडिंग लिखने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने क्या किया कि इसको पहले माध्य स्थिति से A तक लाया और फिर मैंने इसको दोलन करवाना शुरू किया। दोस्तों हमें यहाँ पे चाहिए होगी एक विराम घड़ी। ऐसा करने के लिए हालांकि कलाई वाली घड़ी भी बहुत महत्वपूर्ण है भी यहाँ पे, लेकिन विराम घड़ी ज़्यादा उपयोगी होगी, या हम इसे कहते हैं क्या, स्टॉप वॉच। तो वो लेंगे और इसके द्वारा हम क्या करेंगे कि अब माध्य स्थिति से A तक लाएंगे, छोड़ेंगे और छोड़ने के साथ ही हम क्या करेंगे, स्टॉप वॉच को ऑन करेंगे और दोलनों की संख्या भी जो होगी वो लगातार क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो दोस्तों जब 20 दोलन पूरे हो जाएंगे तो हम विराम घड़ी को स्टॉप करेंगे और उसका जो उसमें जो समय हुआ है, जितने सेकंड उसने लिए हैं, वो हम यहाँ पे नोट करेंगे और फिर हम निकालेंगे उसका आवर्तकाल। तो जैसे ही पहला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया तो हमने क्या किया कि तुरंत यहाँ से 20 दोलन हमने गिने और 20 दोलन में लिया गया समय हमने यहाँ पे नोट किया। तो मान लीजिए कि पहली बार में 20 दोलन करने में जो समय इस गोलक ने लिया है, वो समय लिया है मान लीजिए 44 सेकंड। कितना समय लिया है दोस्तों, 44 सेकंड। और यदि ये 44 सेकंड यहाँ पे लेता है तो हमें इसका आवर्तकाल निकालने के लिए क्या करना है, दोलनों की संख्या हमारे पास कितनी है, 20, और 20 दोलन को जो है करने में इसने समय कितना लिया है, 44 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सी बात है कि आवर्तकाल के लिए दोलनों में लिया गया समय जो कि 44 सेकंड है बटे दोलनों की संख्या जो कि 20 है, हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यानी कि जब भी हम इसको इससे विभाजित कर देंगे 20 का, यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो भाग लगाने के बाद हमारे पास होगा 2.2। तो ये 44 सेकंड अगर यहाँ पे लिया गया है समय, तो जो हमारे पास आवर्तकाल होगा वो 2.2, और आवर्तकाल भी दोस्तों किस में है, सेकंड में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकंड। उसके बाद हमने दूसरा प्रेक्षण लेने की कोशिश की है और दूसरे प्रेक्षण में यदि ये 20 दोलन पूरा करने में समय यदि मान लीजिए 40 सेकंड का लेता है, यदि 40 सेकंड का समय लेता है तो फिर से आवर्तकाल को निकालने के लिए हम 40 बट्टे क्या करेंगे, 20 लिया गया समय बट्टे दोलनों की संख्या, और फिर से हमारे पास जो आवर्तकाल होगा वो होगा 2.0। तो ये जैसे कि कहीं ऐसा हुआ है कि इसने 42 सेकंड लिए हैं 20 दोलन को पूरा करने में, तो फिर से 2.1 सेकंड हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर। यानी मेरे कहने का ये मतलब हुआ है कि आपको आवर्तकाल निकालना है तो दोलनों में लिया गया समय बट्टे दोलनों की संख्या आप यहाँ पे करोगे। किस तरीके से करोगे, स्टॉप वॉच लोगे और उसको ऑन करोगे इस गोलक को छोड़ने के साथ, और फिर क्या करोगे, दोलनों की संख्या को भी काउंट करोगे और जो विराम घड़ी में जो समय दर्शाया जा रहा है उसको भी आप यहाँ पे क्या करोगे, नोट करोगे। तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे इस सरल लोलक का आवर्तकाल। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे समय और चाल के मात्रक के बारे में, यानी समय को किस तरीके से मापा जाता है और चाल को किस तरीके से मापा जाता है, उनके मात्रक क्या है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि समय का जो मूल मात्रक है वो समय का मात्रक होता है सेकंड, यानी समय को तो हम सेकंड में ही मापेंगे। सूक्ष्म जो इकाइयाँ होती है समय का एक छोटा सा हिस्सा जिसे हम सेकंड में मापेंगे। वैसे तो बहुत सारे मात्रक हैं लेकिन मूल रूप से अगर हम कहें तो समय का मात्रक क्या है, सेकंड। और यदि मैं 1 घंटे की बात करता हूँ
तो दोस्तों 1 घंटे में आपको पता है कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड, और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 कितने हो गए, 3600। अगर मैं एक दिन के बारे में आपसे कहूँ तो एक दिन में जो सेकंड होते हैं वो जैसे कि 24, और 24 घंटों में 60 जो है यहाँ पे घंटे हो गए, और इसी तरीके से ये कह लीजिए 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, तो हम कहेंगे 86,400 सेकंड, यानी कि एक दिन में 86,400 सेकंड होंगे। सेकंड चूंकि समय का मूल मात्रक है, तो यहाँ पे हम 1 घंटे को भी सेकंड में बदल रहे हैं और 1 दिन को भी सेकंड में बदल रहे हैं। यदि बात 1 वर्ष की हो तो दोस्तों 1 वर्ष और उसमें 365 दिन, प्रत्येक दिन में 24 घंटे और प्रत्येक घंटे में 60 मिनट और प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड, यानी कि हम इसे 1 वर्ष को जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे आंसर हमारे पास ये होगा 3.156 × 10⁻⁷। तो ये हो गया है कि यहाँ पे 3.156 × 10⁻⁷ सेकेंड होते हैं किसी भी 1 वर्ष में। तो 1 घंटे की बात हमने की, 1 दिन की बात हमने की और 1 वर्ष की बात हमने की है। तो दोस्तों ये तो थे समय को मापने के, बड़े समय अंतराल को मापने के लिए मात्रक थे कि 1 घंटा है तो 1 घंटे को मापना है, वहाँ पे दिन है, वर्ष है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, वैज्ञानिक अनुसंधानों में ऐसा होता है, हालांकि हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जो छोटे छोटे जो मात्रक है वो काम में नहीं आते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों में छोटे मात्रक काम में आते हैं। किस तरीके से? छोटे मात्रक जैसे कि मैं बात करूं 1 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड जो कि बहुत ही छोटा मात्रक है दोस्तों। बहुत छोटे से मेरा मतलब है कि 10⁻³ सेकंड के बराबर है, यानी सेकंड का लगभग 1,000वां हिस्सा, यानी 10⁻³ जीरो, मतलब क्या करेंगे, 3 जीरो का भाग लगाएंगे जब वो किस में होगा, माइनस में। -3 है तो 3 जीरो का भाग, प्लस में 3 होता तो 3 जीरो से क्या करते हैं, उसको गुणा। तो 1 सेकंड का कितवा, 1,000वां भाग, जिसे हम कहेंगे मिली सेकंड। उसके बाद दोस्तों 1 माइक्रो सेकंड जैसी भी स्थिति होती है। अब ये कहोगे ये क्या है, तो माइक्रो सेकंड जैसी स्थिति होती है जिसे हम 10⁻⁻6 सेकंड कह सकते हैं, 10⁻⁻6 सेकंड, और ये लगभग 10⁻⁻6 है, यानी हम यूं कहेंगे जब भी 6 जीरो से भाग लगाते हैं, 6 जीरो का मतलब क्या हुआ, 10 लाख। तो दोस्तों सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा, यानी 1 सेकंड में जब हम 10 लाख का भाग लगाएंगे 6 जीरो, तो दोस्तों ये बनेगा 1 माइक्रो सेकंड, जो सेकंड की बहुत ही नहीं, बहुत छोटे जीवों में जो गिलहरी है वो दोस्तों 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है, वो 19 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकती है। उसके बाद एक चूहे की अगर हम बात करें तो चूहा 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकता है, यदि भागने के लिए उसे क्या मिले, जगह मिले। अगर जगह नहीं है तो बेचारा कहाँ भागेगा। और इसके अलावा और छोटे जीवों की तरफ हम बढ़ते हैं। छोटे जीवों से मतलब इतने छोटे ले लेते हैं कि आप मान लीजिए कि एक छोटा सा क्या है, घोंगा है ना, घोंगा, और वो भाग सकता है 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब ये क्या बात हुई, इसको किलोमीटर में कैसे मापेंगे, लेकिन 0.05 किलोमीटर यानी कि लगभग आधे मीटर के बराबर वो भाग सकता है 1 घंटे में। 1 घंटे में आधा मीटर ही भाग पाएगा बेचारा घोंगा। चलिए कोई बात नहीं, खैर एनीवेज जो भी है ये इस तरीके से भाग सकते हैं। ये कुछ जीवों की जो स्पीड है, जो चाल है, सामान्यतया जो होती है वो मैंने आपको बताई है। जैसे खरगोश आ गया है तो खरगोश के पीछे कछुए को क्यों छोड़े, तो जैसे कि एक कछुआ होता है और वो कछुआ भी भाग सकता है 0.270 किलोमीटर प्रति घंटा। 0 पॉइंट है, मतलब हम मीटर में इसको बदल रहे होंगे तो लगभग बिल्कुल थोड़ा सा वो चल सकता है, हम ऐसा कहेंगे। तो बिल्कुल थोड़ा सा चलता है कछुआ, इतने किलोमीटर चल पाता है केवल
1 घंटे में। तो ये कुछ जंतुओं की चालें थी जो मैंने आपको बताई। अच्छा, चाल का मापन किस तरीके से करेंगे? बहुत अच्छी सी बात है कि चाल को मापने के लिए मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा का अगर एग्जाम्पल हम लेवें तो दोस्तों वाहनों की चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में मापते हैं। और किसी भी वाहन में ये मीटर होता है, जैसे मोटर बाइक ही ले लो, मोटर बाइक के आगे की तरफ मीटर होता है, तो उस मीटर में उसकी स्पीड का अंकन किया जाता है, उसकी स्पीड को मापा जाता है। तो ये जो मीटर है दोस्तों, इस मीटर को हम कहेंगे स्पीडोमीटर। ये स्पीडोमीटर मोटर वाहनों में लगा होता है और जो चाल है उसका मापन करता है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये स्पीडोमीटर होता है और ये चाल को मापेगा बिल्कुल। और इसी के साथ इसी मीटर में एक मीटर और लगा होता है जिसे हम कहते हैं ओडोमीटर, ओडोमीटर। और ये ओडोमीटर जो कुल चली गई जो दूरी है उस दूरी को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा किलोमीटर में या मीटर में। तो ये इसके आगे जो है मीटर होता है, पीछे की तरफ ये सारे किलोमीटर को कवर करता है। तो इस तरीके से ओडोमीटर और स्पीडोमीटर दोनों ही काम करते हैं चाल को मापने के लिए। और यदि चाल के मूल मात्रक की बात हो जाए तो हम मीटर प्रति सेकंड वहाँ पे कहेंगे, और यदि बड़ी दूरियों को हमें मापना है, ज़्यादा चाल को हमें मापना है, तो किलोमीटर प्रति घंटा का हम वहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट अगले पार्ट में हम देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे। धन्यवाद।